हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। 1857 की जो क्रांति थी, जिसे कुछ लोग भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं या 1857 के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस क्रांति के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। यह क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, यह क्रांति देश के किन किन भागों में फैली और यह कितनी सफल रही या असफल रही, इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का यह क्लास। तो सबसे पहले इस क्रांति को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, हम थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। इस क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही यह क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति को जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने केवल एकमात्र सिपाही विद्रोह माना है कि यह कोई राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, केवल एक सैनिकों का विद्रोह मात्र था। वहीं भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी है। वीडी सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इस क्रांति के कारण क्या थे? इस क्रांति के कारणों को हमने कुछ भागों में बांटा है, जिसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। इस क्रांति के जो कारण थे उसमें कुछ राजनीतिक कारण, कुछ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और तात्कालिक कारण थे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस क्रांति के राजनीतिक कारणों की ओर। इस क्रांति का जो राजनीतिक कारण था उसमें अंग्रेजों की विस्तारवाद की नीति, उनकी जो विस्तारवाद की नीति थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पांव जमाने शुरू किए। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी। 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई, इन दोनों लड़ाइयों के बाद उनकी जो भूमिका थी वह थोड़ी बढ़ गई, मतलब वो काफ़ी शक्तिशाली भूमिका में आ गए और भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार करने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वह है व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि हड़प की नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। 1840 ईस्वी के आसपास लॉर्ड डलहौजी जो था वह सिद्धांत का जन्मदाता था और 1840 ईस्वी के आसपास लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ये जो व्यापगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, उसकी जो प्रसिद्ध नीति है, इसका सूत्रपात किया। और इस नीति के अंतर्गत क्या होता था, जैसे भारत में उस समय काफ़ी राज्य रजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थी, तो जिन भी रियासतों में उत्तराधिकारी नहीं थे, राजा के पुत्र नहीं होते थे, उन रियासतों को इस हड़प नीति का सबसे पहला निशाना बनाया गया। उस समय के हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जिन राजाओं को या जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होता था वह दत्तक पुत्र लेने की परंपरा थी, अर्थात गोद लेने की परंपरा थी। वह गोद लेते थे विधि विधान के साथ और उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। लेकिन ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने इस दत्तक पुत्र की जो परंपरा थी इसको अस्वीकार कर दिया और ऐसे राज्य जिनके उत्तराधिकारी नहीं हुए, उन्हें अपनी हड़प नीति के अंतर्गत अपने राज्य में मिलाने का जो था पूरा प्रबंध कर लिया था। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति कहा जाता है, जिसका जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी था। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हो गया व्यापगत का सिद्धांत। इस नीति का सबसे पहला जो शिकार बनने वाले राज्य थे वो थे सतारा, नागपुर और झांसी। तो यह तो हो गया व्यापगत का सिद्धांत। और कुछ अन्य राज्यों को अलग अलग आधार पर उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया, हैदराबाद पर सहायक संधि थोप दी गई, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर जैसे राज्यों को भी उन्होंने इसी प्रकार अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इन कारणों से जो तत्कालीन राजे रजवाड़े थे, उनके मन में अंग्रेजों की जो अंग्रेज कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके प्रति रोष उत्पन्न हो रहा था। तो ये तो हो गए सामाजिक राजनीतिक कारण। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर पर जो है हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। यद्यपि अंग्रेजों ने कुछ समाज सुधार के कार्य भी किए, जैसे विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा की समाप्ति हुई, विधवा पुनर्विवाह हुआ, किंतु उनके
इन अच्छे कामों को भी तथाकथित भारतीय समाज ने संशय की दृष्टि से देखा, क्योंकि सभी जानते थे कि अंग्रेजों की जो नीयत है वो अच्छी नहीं है। इसलिए ये जो सती प्रथा की समाप्ति और विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्य किए गए, यद्यपि यह सामाजिक दृष्टि से उचित था, किंतु भारतीयों के मन में ऐसी आशंका थी कि ये जो भी कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के लिए कर रहे हैं और हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में दिन ब दिन इनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा का पश्चिमीकरण और धर्मांतरण के प्रयासों ने भी सामाजिक और धार्मिक कारणों के रूप में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्मांतरण का जो प्रयास था, इसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे थे। शिक्षा के नाम पर कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अपने स्कूल खोले और उसके बाद धीरे धीरे धर्मांतरण के प्रयास भी इन्होंने तेज कर दिए। धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को कई प्रकार से लाभान्वित किया जा रहा था, पदोन्नति इत्यादि का लाभ दिया जा रहा था। तो इन वजहों से सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी लोगों के मन में इनके प्रति रोष उत्पन्न हो रहा था। तो ये तो थे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण। अब तीसरा जो कारण था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। क्यों? आर्थिक कारण, क्योंकि आम जनता जो थी ये सर्वाधिक प्रभावित थी आर्थिक कारणों से। एक तो भारी भरकम लगान अंग्रेजों ने लगा कर रखे थे, उसके बाद उनके जो कर वसूली के तरीके थे वो बड़े ही कठोर होते थे। जमींदार और अपने गुमास्तों के माध्यम से बड़ी ही निर्दयता के साथ तत्कालीन किसानों और मजदूरों से कर वसूली करते थे और अकाल के समय में भी कर की माफ़ी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से आम जनता जो थी वह बुरी तरह से आर्थिक रूप से उनका शोषण हो रहा था। किसान जो थे वो महाजनों के कर्ज तले दबते जा रहे थे, उनकी जो ज़मीन थी वह भी उनके हाथ से निकलती जा रही थी। दूसरा जो था, हमारे हथकरघा उद्योग का भी विनाश हो रहा था, क्योंकि हथकरघा उद्योग जो एक समय में काफ़ी विकसित अवस्था में था हमारे यहाँ, लेकिन अब क्या था कि ब्रिटेन में जो इस समय तक कपड़े मशीनों में बनने शुरू हो गए और ब्रिटेन में मशीनों के बने कपड़े जब भारतीय बाज़ारों में आए तो हमारा हस्तकरघा उद्योग जो था वहाँ के बने सस्ते कपड़ों से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाया। इसलिए हस्तकरघा उद्योग जो था पूरी तरह नष्ट हो गया और हथकरघा उद्योग का विनाश हो गया। तो इन आर्थिक कारणों से आम जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी, उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति रोष और क्रांति की ज्वाला उपज रही थी। अगला जो कारण था वह क्या था? वह था सैन्य कारण। अंग्रेजी सेना में भारतीय और ब्रिटिश दोनों सैनिक थे। हालांकि ज़्यादा संख्या में उनकी सेना में भारतीय लोग ही सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, फिर भी भारतीय और ब्रिटेन के सैनिकों के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता था। वेतन देने में भेदभाव था, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा समान काम के लिए कम वेतन मिलता था। इसके अलावा पदोन्नति में भी भेदभाव था। भारतीय सैनिक कितने भी अच्छे हों, कितने भी मेहनती हों, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सूबेदार तक का पद मिलता था, जबकि अंग्रेज जो थे वो उससे ऊपर के पदों पर जाते थे और उन पर शासन चलाते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सैनिकों के मन में भी असंतोष उपज रहा था। इसके अलावा 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था, उसने एक नीति लाई जिसमें कि वह भारतीय सैनिकों को जब भी आवश्यकता पड़ेगी समुद्र के पार भेज सकता था। कुछ भारतीय सैनिकों के मन में धार्मिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था, क्योंकि तत्कालीन समाज में विशेषकर ब्राह्मण समाज में माना जाता था कि समुद्र के पार जाने से हमारे धर्म का नाश होता है या हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। तो इन वजहों से भी सैनिकों के मन में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो ये जितने भी अभी तक हमने कारण देखे, ये 1857 के विद्रोह के कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण था, जो तात्कालिक कारण था, जिसने आग में घी डालने का काम किया, वह था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाली कारतूस की जो घटना थी, ये जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण थी। इसमें क्या हुआ, इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी सेना में नई एनफील्ड राइफलें आई थी और यह खबर फैली कि ये जो एनफील्ड राइफलें हैं, इनमें जो कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और इस कारतूस को उपयोग करने के पहले मुंह से खींचना पड़ता था, उसे खोलने के लिए मुंह से खींचना पड़ता था, उसके बाद उन्हें राइफलों में लोड किया जाता था। इस खबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की भावनाओं को आहत किया, क्योंकि इससे इन दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी।
तो इसका सबसे पहला जो विद्रोह, इस चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहला जो इसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 29 मार्च को, 29 मार्च, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में, बंगाल में स्थित है बैरकपुर छावनी, वहाँ पर मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ पहले तो इन एनफील्ड राइफलों के प्रयोग से इनकार किया, बाद में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 ऑफिसर जो थे वो मारे गए। हालांकि मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये जो चर्बी वाले ये जो बैरकपुर की घटना थी, धीरे धीरे अन्य सैन्य इलाकों में भी फैलने लगी, और ये खबर जब मेरठ तक पहुंचती है तो 10 मई 1857, ये दूसरी महत्वपूर्ण डेट है जिसे हमें याद रखना है, 10 मई 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। इस दिन मेरठ की छावनी में 85 भारतीय सैनिकों ने इन राइफलों के प्रयोग से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने शस्त्रागार को लूट लिया, और जो कुछ भारतीय सैनिक वहां बंदी बनाए गए थे उन सभी को छुड़ा लिया। और ये सभी जो सैनिक थे ये कहाँ जाते हैं, ये सभी दिल्ली की ओर कूच करते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे कि ये सैनिक, यहाँ थोड़ा मैप में हम डिटेल में आप देखेंगे। ये देखिए, ये जो इलाका है कलकत्ता के ऊपर बैरकपुर का जो इलाका है, सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह होता है, और बैरकपुर में विद्रोह के बाद 29 मार्च को मंगल पांडे का विद्रोह होता है। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है, और 10 मई को जब यह खबर बैरकपुर की छावनी, मेरठ की छावनी में पहुंचती है तो वहां 85 भारतीय सैनिक विद्रोह कर देते हैं, और शस्त्रागार की लूट के बाद ये सैनिक अन्य सैनिकों की सहायता से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। 11 मई 1857 को ये जो सैनिक है यह कहाँ पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं, और 12 मई को ये लोग दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। 12 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पर अधिकार करते हैं, और अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उन्हें अपना नेता चुन लेते हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर की उस समय काफ़ी उम्र हो चुकी थी, और उनके स्थान पर उनके सेनापति बख्त खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु सांकेतिक रूप से बहादुर शाह जफर को ही विद्रोह का नेता माना जाता है। तो इस तरह से ये सैनिक 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अब दिल्ली से, हालांकि इधर लॉर्ड कैनिंग भी सक्रिय हो जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्रोह की आग उत्पन्न हो रही है उसके लिए अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी सेना भेजना प्रारंभ कर देता है, लेकिन तब तक विद्रोह की जो ज्वाला है भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंचती है। विद्रोह की जो ये क्रांति की जो ज्वाला है लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर और झांसी के इलाकों में भी पहुंच जाती है, फिर यहाँ इधर हमारे बिहार के इलाके में पहुंच जाती है। तो इस तरह से इन सभी इलाकों में 1857 का जो यह विद्रोह था यह शुरू हो जाता है, और अलग अलग लोगों के नेतृत्व में यहाँ यह विद्रोह प्रारंभ होता है, जिसे हम डिटेल में अब नीचे देखेंगे। नीचे दिए गए इस टेबल की सहायता से हम समझेंगे कि किस स्थान पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहाँ के विद्रोह का जो दमन था वह किसने किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जैसा कि हमने अभी देखा, अभी बताया था आपको, 11 और 12 मई को वहाँ विद्रोह की शुरुआत होती है, और बहादुर शाह जफर और बख्त खां वहाँ विद्रोह के नेता हैं। और ये जो विद्रोह है ये 21 सितंबर 1857 को निकलसन और हडसन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं, नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह प्रारंभ होता है। अब हम थोड़ा सा नाना साहब और तात्या टोपे के बारे में जान लेते हैं।
नाना साहब जो थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और जैसा कि हमने पहले बताया कि दत्तक पुत्र के नाते अनेक रजवाड़ों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था, तो इसी तरह नाना साहब को भी उनके राज्य से वंचित कर दिया गया था। तात्या टोपे इनके सिपाही थे। यहाँ एक कुछ फैक्चुअल बातें इन दोनों के बारे में बताना चाहूँगी जो कि पीटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था, जबकि तात्या टोपे को हम आत्माराम पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन लोगों का जो विद्रोह था 6 सितंबर 1857 को कानपुर का विद्रोह कैंपबेल ने कुचल दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह की शुरुआत हुई। हमने जैसे देखा था कि बताया था पहले कि अवध को कुशासन के आरोप पर अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था, तो वही अवध की राजधानी थी लखनऊ। वहाँ की एक बेगम थी हजरत महल, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। इनका विद्रोह मार्च 1858 में कैंपबेल ने कुचल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में बेगम हजरत महल नेपाल की ओर चली गई। अब हम आते हैं झांसी की ओर। झांसी से तो हम सभी परिचित ही हैं, क्योंकि यहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह जो है वो सर्वाधिक चर्चित है। इस विषय पर कई फिल्म, सीरियल्स इत्यादि भी बनाए गए हैं, और ये बड़ी ही वीरांगना महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था, इनके पति की मृत्यु के बाद यह अपने दत्तक पुत्र, इनके पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को यह गद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन इनके भी दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने वारिस नहीं माना और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो जून 1857 में झांसी की रानी का विद्रोह शुरू होता है, और ये बड़ी ही बहादुरी के साथ झांसी से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत करते हुए ग्वालियर तक पहुंच गई थी, और ग्वालियर के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था इन्होंने। लेकिन लास्ट में लड़ते लड़ते ये लड़ाई के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुई, और 3 अप्रैल 1858 को इनका जो विद्रोह था वह समाप्त होता है ह्यू रोज द्वारा। इनकी मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा था कि यह जो वीरांगना युद्ध के मैदान में सोई हुई है, यह 1857 के विद्रोह में जितने भी पुरुष थे उन सभी में सबसे, जितने भी मर्द हैं उन सब में सबसे बड़ी मर्द है। अर्थात ये बहुत ही वीर महिला थी और इन्होंने बड़े ही बहादुरी से विद्रोह का संचालन किया था। इसी प्रकार इलाहाबाद में लियाकत अली, जहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने दमन किया। इसके बाद जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, जो कि वहाँ के स्थानीय जमींदार थे बिहार के इलाके के, इन्होंने वहाँ विद्रोह का संचालन किया, और अगस्त 1857 में इनका विद्रोह प्रारंभ होता है। और यह बिहार के आरा से बढ़ते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। और 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा इनके विद्रोह का दमन किया गया। ये सभी नाम हम याद रखेंगे, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किसने, मिलाने वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि कहाँ के विद्रोह का दमन किसने किया। तो जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट आयर। यहाँ कुंवर सिंह के बारे में उल्लेखनीय बात यह थी कि जिस समय उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उस समय इनकी जो उम्र थी वह 80 वर्ष के आसपास थी, और इस वृद्धावस्था में भी उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से अपने इलाके में विद्रोह को संभाला था। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह थे, जबकि पटना में पीर अली ने विद्रोह की मशाल उठाई थी। हालांकि यह विद्रोह बहुत ही जल्दी कुचल दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो ये थे सभी प्रमुख स्थानों के विद्रोहों के जो नेता थे, और विद्रोह शुरू होने और समाप्त होने की जो तिथियां थी यहाँ एक टेबल के माध्यम से मैंने दिया है, जिससे आपको इन्हें याद करने में सुविधा होगी। तो ये तो हो गया 1857 का विद्रोह। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह के जो थे परिणाम क्या हुए, और इस विद्रोह के यह विद्रोह कितना सफल रहा। तो असल में यह विद्रोह पूरी सफल नहीं हो पाया। सभी जगहों पर 1 साल तक लगभग चलने के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया गया, किंतु फिर भी ये इस विद्रोह के अनेक परिणाम, दूरगामी परिणाम हुए, कुछ तात्कालिक परिणाम भी हुए। जैसे इस विद्रोह के साथ ही इस विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया, और भारत पर महारानी का शासन अर्थात क्राउन का शासन शुरू हो गया। और क्राउन के शासन को शुरू होने के बाद
सेना का पुनर्गठन किया गया और कुछ धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई गई, अर्थात क्राउन की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी राजे रजवाड़े के का जो इलाका है उस पर अधिकार नहीं करेंगे, और जितने भी इलाके हमारे अंतर्गत हैं हम उन पर ही शासन करेंगे, और जो राजा रजवाड़ा अपने राज्य में शासन कर रहा है उसे किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम हुए इस विद्रोह के। यद्यपि यह विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, इसकी व्यापकता थी, फिर भी इसके असफल होने के जो कुछ प्रमुख कारण थे वह यह रहे कि अनेक बड़ी बड़ी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपुताना जैसे इलाकों ने तो इस विद्रोह में निष्क्रियता दिखाई। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत का भाग है वह भी इस विद्रोह से क्या हुआ, बिल्कुल अछूता रहा। दक्षिणी भारत का जो इलाका था वो इस विद्रोह से क्या हुआ, पूरी तरह से अछूता रहा। दक्षिण भारत के किसी भी इलाके में विद्रोह की आग नहीं भड़की। तो इस वजह से भी थोड़ा ये विद्रोह असफल हो गया। इसके अलावा विद्रोहियों के पास संसाधन सीमित थे, जबकि कंपनी के पास काफ़ी साधन थे, गोली बारूद, कारतूस सभी प्रकार से वो ज़्यादा सबल थे। और इस विद्रोह की असफलता का एक और जो प्रमुख कारण था वह था इसी प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल सका। यद्यपि नाना साहेब, झांसी की रानी, बाबू कुंवर सिंह, इन सभी ने अपने अपने इलाकों में बड़ी बहादुरी और वीरता के साथ इस विद्रोह का संचालन किया, किंतु कुल मिलाकर एक अखिल भारतीय नेतृत्व जो मिलना चाहिए था, इन सभी में एक कुशल नेतृत्व अर्थात एक प्रभावी नेतृत्व जो इन सभी स्थानों के विद्रोह का संचालन करता, वह इस विद्रोह को नहीं मिल पाया, जिस कारण भी यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। खैर जो भी हो, यह विद्रोह जितना भी सफल रहा हो, किंतु इसने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की राह अवश्य दिखाई और तत्कालीन समय के लोगों को भी कंपनी के जो अत्याचारी शासन थे उससे कुछ हद तक मुक्ति जरूर दिलाई, और इस तरह से 1858 से यहाँ पर क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास और 1857 का विद्रोह। आशा करते हैं आपको हमारा ये आज का क्लास काफ़ी उपयोगी लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये आज का क्लास पसंद आया तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।